पीएम की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस हुई शामिल। कांग्रेस ने के कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग, कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा। यूपी में बीजेपी ने उन्नाव से अरुण सिंह का काटा टिकट। बीजेपी ने बदला जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की रखी थी डिमांड। ऑडिट पैनल की आई रिपोर्ट, केजरीवाल सरकार पर लेंगे गंभीर आरोप। यूपी में 1 जुलाई से शुरू होगा वन महोत्सव। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने दिए शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के निर्देश। कांग्रेस ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 5 मांगे रखी, जिसमें शीघ्र राज्य का दर्जा, लोकतंत्र को बहाल करने और कश्मीर के पुनर्वास के लिए चुनाव कराना शामिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ये जानकारी दी है। सब पार्टी ने ये मांगे। हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और ज़मीन की। अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा बंद करने तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का विरोध करते हुए भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत की मांग करने वालों के हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनके दर्द को समझना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के 14 नेताओं ने भाग लिया। रैना ने कहा कि पीएम जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन को समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक की, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल की दूरी और दिलों की दूरी और दिल्ली की दूरी ये हम समाप्त करेंगे। मजबूत जम्मू कश्मीर, सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह हर वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने नीतीश सरकार के कार्यों की सराहना की तो आरजेडी पर जमकर निशाना भी साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। किसकी बात आप करने लगते हैं? अरे, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गांव में, शहर में, हर जगह गरीबों को बसाने का काम नीतीश जी ने किया। लालू जी के राज में या राबड़ी जी के राज में कभी आवास योजना का नाम सुना था? किस चिड़िया का नाम होता है ये याद है? जरा उन्हीं से पूछ लीजिएगा पहले। वो तो हमारे मुख्यमंत्री को देख देख के उनके भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। थोड़ा बोलिए उनको इतिहास के पन्नों में विजिट करने के लिए, तब कुछ बोला करें। तो एक स्वागत योग्य कदम है
जमहूरियत का रास्ता खुले, उसके लिए सारे लोग पार्टिसिपेट करें। जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, वाजपेयी जी के इसी 3 नारों को साकार करने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कोई रास्ता जरूर। सेना वाले राहुल गांधी को बोल रहे हैं, राहुल गांधी शिवसेना की बात मान के एनसीपी से हाथ मिला रहे हैं। लगता है कभी लोग हाथ ही नहीं मिले थे। मुझे तो समझ में नहीं आता है कब हाथ मिलते हैं, कब खंजर चलते हैं। इनों की दोस्ती है कि प्यार है कि मोहब्बत है कि नफरत है। शिवसेना राहुल गांधी को बोल रही है कि शरद पवार से हाथ मिलाइए। बिल्कुल कलयुग का जमाना आ चुका है। बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह को भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने पर बलात्कार पीड़िता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विरोध जताया था। पीड़िता का वीडियो आने के बाद पार्टी ने संज्ञान लिया और अरुण सिंह का टिकट काट दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को खो चुकी है, लोगों के विश्वास को खो चुकी है। अगर आप देखेंगे, मैं मुख्यमंत्री के जिले से शुरू करता हूं। मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं वहां उन्होंने अपने पार्टी के जिला पंचायत को नहीं जिता पाए। जो उनके घोषित प्रत्याशी से उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी जो उनके खिलाफ बगावत करके साधना सिंह जी चुनाव लड़ी थी। ऐसे तमाम जिलों के उदाहरण है और वही उन्नाव की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरह अपने विश्वास को खो चुकी है, जनाधार को खो चुकी है। इसलिए पैसे वाले, धन बली, बाहुबली लोगों को लाकर सत्ता के संरक्षण में प्रशासनिक दबाव बनाकर जिला पंचायत की कुर्सी को हासिल करना चाहती है। जिन्होंने अपना जनाधार खो दिया है, अब उन्हें डर सा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, देश के भगवान को रुलाया है, अन्नदाता को रुलाया है, तड़पाया है। 7 महीने हो गए धरने को। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, सड़कों पर हम उनके आंदोलन में उनके साथ रहे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सभाएं की और लोकतंत्र में एक व्यवस्था थी। जिन विषयों को, मुद्दों को जनता विरोध करती थी, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को मांगती थी, सरकारें सुना करती थी। लेकिन ये सरकार सत्ता के अहंकार में इस तरह मगरूर है कि देश के भगवान, देश के अन्नदाताओं के साथ भी धोखा कर रही है। समय नजदीक है, भाजपा के विनाश का समय आ गया है। काल के अंतर्गत जिस तरह हजारों लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अभी आरटीआई के तहत एक खुलासा हुआ जिसमें पूरी तरह स्पष्टता दिखाई दी मात्र 27 जिलों का कि कितने बड़े मौत के आंकड़े थे। कांग्रेस पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंतर्गत गांव-गांव से आंकड़ों को जुटा रही है। निरंतर जिस तरह के दृश्य और परिदृश्य देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, अब तीसरी लहर डेल्टा। बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह का भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट काटा दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। वो उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, ये कभी भी पीड़ित बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए। ये जो दुराचारी थे, जो साजिश करता थे, उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों खड़ी होती है? कल टिकट किया रात में, जब आज पूरे देश से आवाज आई कि उस बेटी को सरकार न्याय नहीं दे पा रही है और उन लोगों को टिकट दे रही है जो कहीं न कहीं संदिग्ध हैं, तब जाकर के भाजपा ने टिकट बदला है, लोगों के दबाव में बदला है। ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी क्यों नहीं बात करती हैं? बंगाल में बेटी दिखाई देती है, देश में कहीं बेटियों के खिलाफ अन्याय हो आप आवाज उठाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियां नहीं दिखाई देती।
उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं दिखाई देती, उनकी आवाज कौन उठाएगा? मुझे लगता है कि यही सच है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ, अन्याय करने वालों के साथ खड़ी है। अभी भी देश में कोरोना खत्म नहीं है, देश कोरोना से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूर कागजों पर कोरोना को खत्म कर दिया है, तो ये कोरोना कागजों से नहीं खत्म होगा, इससे लड़ना होगा। हमको, आपको, सबको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हम लोग दूसरे वेव से गुजरे हैं। दुनिया में तीसरी वेव आने की भी बात हो रही है, तो उससे भी सरकार कितना सतर्क है, सरकार की क्या तैयारियां हैं, देश कैसे लड़ेगा, अपने लोगों को कैसे हम सब लोग मिल करके बचा सकते हैं, इसमें सरकार के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है कि लोग कोविड-19 के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। बताइए, लाखों किसान सड़क पर बैठा है, धूप में, बारिश में, ठंडक में, उसके बावजूद ये सरकार इतनी गूंगी और बहरी हो गई है। जिस सरकार ने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे, उनको किसानों की चिंता नहीं, कितने किसान शहीद हो गए उनकी चिंता नहीं। कैसे राष्ट्रभक्त हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अन्नदाता की तकलीफ और अन्नदाता का धरना उनको नहीं सुनाई दे रहा, न दिखाई दे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों कुल्लू मनाली के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 6,155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं भी रखी। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वास्तव में देश का सबसे सुंदर राज्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के सामने विकास के लिए सड़कें अत्यावश्यक होती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गडकरी ने कहा कि आगामी 2 साल में दिल्ली से कुल्लू तक यात्रा समय घटकर 7 घंटे रह जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सड़कों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है उन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। और नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस साल 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर लंबी लेफ्ट बैंक मनाली सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अतिशीघ्र तैयार कर ली जाएगी। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार परिवहन के वैकल्पिक साधनों जैसे केबल कार इत्यादि के निर्माण के अलावा राज्य में सड़क संपूर्ण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। और इसके साथ ही मनाली के मध्य कई स्थानों पर मार्ग के हालात काफी खराब हैं। जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया था उन्हें हटाकर अब नए ठेकेदारों को काम दिया जाएगा। अब कार्य जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से मनाली के मध्य बन रहे 4 लेन सड़क का काम 7 से 8 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि टीबी रोकथाम के लिए उपचार को बढ़ावा देना गेम चेंजर साबित हो सकता है। और राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में अब तक 5 करोड़ मरीजों को उपचार कर दिया जा चुका है और सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसे लेकर लगातार प्रयास जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को टीबी रोकथाम के प्रयासों में तेजी लाने के वैश्विक अभियान संबंधित बैठक में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, पिछले 1 वर्ष में कोविड संकट के बावजूद हमने नुकसान की तेजी से भरपाई करने और टीबी मरीजों को लगातार सेवाएं जारी रखने के लिए अधिक स्फूर्ति और लचीलेपन से काम किया है। बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग, सक्रिय टीबी और मामलों का पता लगाने के काम को कोविड-19 की निगरानी के साथ जोड़ते हुए टीबी रोगियों की पहचान की। इसके साथ ही इन मरीजों के घर तक सेवाएं उपलब्ध कराई गई। और उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को साल 2020 में देश का पहला टीबी मुक्त केंद्र और जिला घोषित किया गया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में और राज्य व जिला टीबी मुक्त हो सकते हैं। काम को करने के लिए भी तरह तरह के हमें एक सफल प्रोटोटाइप डेवलप करने हैं डिफरेंट लेवल्स पर। उसके लिए हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसमें एक प्रकार का काम के अंदर डिवीज़न करने की कोशिश की है और
हमने नहीं किया, आपस में सब लोगों ने मिलकर किया है और उसी के आधार पर फिर 4-5 स्टेट्स के अंदर जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सफल मॉडल और तेज़ी से डेवलप हो, ताकि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें से इमर्ज हों, वो सारे देश में हम ऐड ऑन करते जाएं। उसी दिशा में ये उत्तर प्रदेश का, हमारा मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, ये जो कुछ स्टेट्स के अंदर विशेष रूप से जो है ये पार्टनर्स हमारे लिए डेवलप करेंगे। मैं समझता हूँ कि सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हर बार जो भी चीज़ें हमारे डिस्कशन में से बेस्ट आती हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, उनको एकदम पकड़ के और हम अच्छी तरीके से स्केल अप कर दें और सब जगह तक उनको स्प्रेड कर दें। ये हमारी इस मीटिंग का बेसिकली। दुनिया भर में कोरोना टीके का आपात इस्तेमाल जारी है और इस बीच वैज्ञानिकों की ओर से सुपर वैक्सीन तैयार किए जाने की खबर सामने आई है, जिसे दूसरी पीढ़ी का टीका बताया जा रहा है। साइंस जर्नल ने छिपी रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है और जो कोरोना वायरस फैमिली के सभी वायरस से लड़ने के सक्षम रहेगी। फिलहाल इस वैक्सीन के चूहों पर सफल ट्रायल हुआ है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले साल तक इंसानों पर भी वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक टीके ने कई ऐसी एंटीबॉडी बनाई है जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी कारगर है। भारत में जल्द ही एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर के टीके को अप्रूवल का काम अंतिम चरण में है और इस बीच कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर 90% असरदार है। बता दें कि भारत में सेकेंड वेव के दौरान इसी डेल्टा वेरिएंट का खतरनाक प्रभाव देखने को मिला था। फिलहाल डेल्टा वेरिएंट म्यूटेंट होकर अब डेल्टा प्लस में बदल गया है। इसके कई मामले भारत, यूके समेत यूएस में भी देखने को मिले हैं और जिसके बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने नए म्यूटेंट पर रिसर्च में जुट गई है ताकि पता लगाया जा सके कि उसका टीका इसके खिलाफ कितना प्रभावी है। बहरहाल फाइजर की अनुमति मिलने से भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां तीसरी लहर आने से पहले ही सभासदों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया। सभासदों और जिला योजना समिति सदस्य बबलू सोनी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले सभी लोग कोरोना का टीका लगवा लें और इसके साथ ही बताया उन्होंने कि कोरोना टीका को लेकर नगर पंचायत के सभी वार्डों में हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। मिजोरम में पिछले कोरोना के 11 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,635 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत से हो जाने से मौत का कुल आंकड़ा 87 हो गया है। यह रिकवरी रेट 76.29% हो गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 121 लोगों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात दी है और अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,331 है। अब तक कुल 14,217 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं और इसके एक दिन पहले राज्य में 226 नए मामले सामने आए थे। तो मुंबई में 2053 लोग फर्जी टीकाकरण रैकेट का शिकार हुए हैं, जिसकी जानकारी खुद राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी है। गुरुवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में जांच संबंधी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मुंबई में अब तक कम से कम 9 फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए हैं और इस मामले में पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की हैं। राज्य सरकार के मुताबिक बोरीवली में 514, वर्सोवा में 365, कांदीवाली में 318, लोअर परेल में 207 और मलाड में 30 समेत अन्य लोगों को फर्जी टीका लगाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और बीएमसी को लोगों पर फर्जी टीके के दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच करानी चाहिए। तो फर्जी टीकाकरण का शिकार 2000 से अधिक लोग हुए हैं। बॉम्बे का ये मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जानकारी खुद महाराष्ट्र सरकार ने दी है। फर्जी टीकाकरण का शिकार हुए और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये बात कही है कि जो लोग भी फर्जी टीकाकरण का शिकार हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए।
कुपवाड़ा जिले के आर्मी गुडविल स्कूल का नाम बदलकर दिवंगत कर्नल आशुतोष शर्मा की याद में आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल कर दिया गया है, जिनकी 2 मई 2020 को कुपवाड़ा जिले के हदवाड़ा में एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में ये स्कूल का नाम बदला गया है। कार्यक्रम में दिवंगत कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी आशुतोष शर्मा ने वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए शिरकत की। बता दें कि अप्रैल 2004 में अपनी स्थापना के बाद आर्मी गुडविल स्कूल बटकोट उत्तरी कश्मीर में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है। आई एम स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। रिसेंटली हमारा स्कूल का नाम जो है वो चेंज हुआ। इट गॉट रीनेम्ड फ्रॉम आर्मी गुडविल स्कूल टू आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल। और उसी की इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा प्रोग्राम किया एंड ट्रिब्यूट दिया हमारे लेट कर्नल आशुतोष सर को, जो बहुत ही ब्रेव थे, जिन्होंने हमें हर वक्त पे सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं अपना बोलूं तो मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, हर किसी फील्ड में सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू हिम। देखिए, आज की तकरीर जो है बड़ी साफ है। आज का दिन 2 लोगों के लिए है, आशुतोष के लिए है, आशु के लिए और हंडवारा के लोगों के लिए है। क्योंकि जितना प्यार आशु हंदवारा के लोगों को करते थे, उतना ही ज्यादा प्यार हंदवारा के लोगों ने आशुतोष को करा है। और ये जो खबर होती है, ये खबर हमको नीचे के लोगों से, आम लोगों से आती है। ये जो पूरी कवायद हुई आज के लिए, ये आज उनको ऑनर करने के लिए है और हंदवारा के लोगों को ऑनर करने के लिए है, ताकि ये जो रिश्ता है वो हमेशा जुड़ा रहे। और मैं फिर आपके माध्यम से पूरी हंदवारा की पॉपुलेशन को यही बताना चाहूँगा कि जो एक विजन था उनका और आशु साहब का, कि यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके हंदवारा के अच्छे सिटीजन ही ना बने। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।